हेलो बच्चों, तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो के ऊपर। इससे पहले आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा, कूलम्स लॉ देखा, कूलम्स फोर्स देखा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल पार्टिकल्स देखा, आप लोगों ने थ्री डायमेंशनल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ देखा। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए लाइन चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए सेगमेंट ऑफ ए रिंग, फॉर ए कंप्लीट रिंग ऑन एनी एक्सियल पॉइंट, देन एक डिस्क की वजह से देखा, फिर सेगमेंट ऑफ स्फीयर की वजह से देखा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब कुछ जगहों पे गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले पढ़ाया जाता है, कुछ जगहों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पहले पढ़ा। जैसे एच.सी. वर्मा को अगर हम लोग फॉलो करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक साथ कराया गया। अब प्रॉब्लम बस ये है कि ये सब ना आपस में मिक्स्ड है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सीखना पड़ता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा लीनियर लर्निंग नहीं है कि लीनियर लर्निंग कर्व की पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रख के हर चीज को थोड़ा समझना होता है। हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उतना ही समझेंगे जो गॉस लॉ से पहले जरूरत होती है। फिर जैसे जैसे हम गॉस लॉ कवर करेंगे उसके बाद हम उसका नेक्स्ट लेवल पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को दोबारा कवर करेंगे। जैसे एक मैं आपको टॉपिक बताऊं, जैसे डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल जो होता है, जैसे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, उसकी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं फॉर एनी जनरल पॉइंट। वो हम बाद में जाके सीखते हैं फिर, ठीक है। एट द टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग सीखते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा पेशेंस रखना है और डिटेल में समझना है जो भी चीज मैं कराने जा रहा हूं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल किसको कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने इससे पहले बहुत सुना होगा, क्लास 9 से आप लोग सुनते आ रहे हो कि एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन की वजह से डिफाइंड होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी पार्टिकल के मोशन की वजह से डिफाइन होती है। ये थोड़ा मतलब सुपरफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है। आपको थोड़ा डिटेल में आज बताना चाहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या चीज है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, कि किसी पार्टिकल के पास या तो लीनियर वेलोसिटी हो या फिर रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी हो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हो, तो उसकी वजह से जो उसके पास एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या चीज है, ठीक है। आपको एक थोड़ा सा सेंस दे देता हूं। देखो, कभी भी किसी भी पार्टिकल को एक फोर्स फील्ड में, ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट हमने उसे होल्ड करके रखा है ना, तो हम कहते हैं कि उस पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने एक टर्म यूज किया कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है क्या और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? आप लोगों ने 11th में जब ग्रेविटेशन चैप्टर किया होगा या फिर वर्क एनर्जी पावर किया होगा, तब आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या चीज है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, अब देखो, अगर किसी पार्टिकल को, मतलब इंटरैक्टिव पार्टिकल को, जैसे इंटरैक्टिव पार्टिकल इसलिए कह रहा हूं जैसे ग्रेविटी में चार्ज का कोई रोल नहीं है, वहां पे मास का रोल है। तो अगर ये रहा मेरा अर्थ, ठीक है, और ये रहा अर्थ का सेंटर, किसी एक m मास के पार्टिकल को अगर हम यहां पे रखें, तो क्या आप बता सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? मतलब ये जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? आपको पता है कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताऊं कि अगर एक स्प्रिंग है आपके पास इस तरह से, और इस स्प्रिंग में इस m मास को, फिर से ये इंटरैक्टिव पार्टिकल m मास का है, ठीक है, अगर हमने इसको x डिस्टेंस पुल करके यहां पे छोड़ दिया, तो बता सकते हो कि इस m मास के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो आपको फोर्स पता है।
अगर आप सपोज करो एक वाटर टैंक ले लो, वाटर टैंक, और इसके अंदर ये पानी है और ये पानी है इस तरह से, और इस वाटर टैंक में आप एक बलून लेकर के, ये बलून है, इस बलून को नीचे की तरफ पुश कर दो, तो वाटर टैंक या वाटर इसको किधर पुश करेगा, मतलब किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। अगर यहां पे एक कैपिटल क्यू चार्ज को अगर आपने यहां पे रखा, इसके विसिनिटी में इस पोजीशन पे अगर आप किसी क्यू चार्ज को लाते हो, स्मॉल क्यू चार्ज को, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप बता सकते हो इस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। अगर यहां पे आपके पास एक नॉर्थ पोल है, अभी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल का सिचुएशन लेते हैं, और इस नॉर्थ पोल में दूसरा एक छोटा सा नॉर्थ पोल आप ले आते हो समहाउ, तो इस नॉर्थ पोल पे ये नॉर्थ पोल किधर फोर्स लगाएगा, इधर। तो इस अर्थ ने इस इंटरैक्टिव पार्टिकल को फोर्स लगाया और वो फोर्स का डायरेक्शन मुझे पता है, तो इसका मतलब है ये अर्थ अपने आसपास एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बना रहा है। मतलब ऐसा कोई भी फोर्स जिसका एक सर्टेन पॉइंट पे अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग को जब आपने इधर खींचा तो वो इस डायरेक्शन में वापस खींच के ले आया, तो ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है या फोर्स फील्ड कहते हैं। सेम गोज विद बाउंसी, सेम गोज विद चार्ज, सेम गोज विद मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी फोर्स जिसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको पता है तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल ले कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपने एक इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब टेबल जो है उसके ऊपर फ्रिक्शन लग सकता है, टेबल जो उस छोटे से ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। आप बता सकते हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, आपको उस फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता है? आप इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं बता सकते जब तक ये नहीं बताया जाए कि इसको मूव किधर करा रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको इस साइड मूव कराऊंगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, अगर मैं इसको इधर पुल कराऊंगा तो फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में होगा। तो जो भी मेरा फोर्स का मोशन का डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो एट एनी गिवन पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो फ्रिक्शन कभी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बना सकता। तो ये हो जाती है वैसे फोर्स जो जिसका डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट डिफाइंड होता है, तो हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट जाके अगर हम किसी पार्टिकल को होल्ड करते हैं या मूव कराते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है किसी भी, जैसे ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड्स है, इसके अगेंस्ट हमने एक फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में और हमने उस अपवर्ड डायरेक्शन में धक्का मार के इसको ऊपर उठा के रखा तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएंगी। ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर इधर फोर्स है, अगर मैं उस बॉडी को और इधर एफर्ट लगा के इधर पुश करूं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ये बाउंड फोर्स है, बलून को और नीचे ले जाऊं तो वो ज्यादा फोर्स से ऊपर आएगा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर हो जाएगी जो कि बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज है, इसको जितना पास लाएंगे रिलीज करने पे उतना ही फास्ट ये भाग जाएगा। इसका मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। मतलब जब हमने इसको यहां से यहां लाए तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, ठीक है। सेम गोज विद दिस मैग्नेटिक पोल्स। अब होता क्या है कि जब भी हम ये जो अर्थ है, ठीक है, ये एक फोर्स डाउनवर्ड्स में लगा रहा है जिसको हम कहते हैं सिस्टम फोर्स, सिस्टम फोर्स। और इस ब्लॉक को हमें लेके जाना है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जस्ट बाय अप्लाइड फोर्स। हम कुछ बाहर से फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे सो दैट उसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो और जिसकी वजह से ये dx डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि
एक आदमी ने DW अमाउंट ऑफ वर्क किया जस्ट बाय यूजिंग अप्लाइड फोर्स विथ अ डिस्प्लेसमेंट dx। अगर आप देखो तो अप्लाइड फोर्स और dx के बीच में एंगल 0 डिग्री है। देखो अप्लाइड फोर्स और dx, क्यों? क्योंकि सिस्टम फोर्स के अगेंस्ट उसको लेके जाना है। इस केस में जो वर्क डन होगा वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी माना जाता है। बट इफ अप्लाइड, अगर हम जो भी फोर्स लगाएंगे, दैट इफ अप्लाइड शुड बी मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा एफ सिस्टम के। ठीक है, तो जो सिस्टम फोर्स लगेगा और अप्लाइड फोर्स होगा एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होगा। तो वी कैन से द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड व्हेन माइनस एफ सिस्टम, सॉरी अब वेक्टर नहीं रहेगा, एफ सिस्टम इंटू dx। तो इस केस में हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। ठीक है, एक छोटा सा रेलेवेंस देता हूं। ठीक है, देखो एटलीस्ट मेरे साथ काफी ज्यादा था। ठीक है, तो आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे, हो सकता है कुछ बच्चे इसको रिलेट कर ले। जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, बाय द वे आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010। ठीक है, तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, कभी मैंने वीडियो में बोला नहीं। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय IIT दिल्ली, मतलब फॉर माय IIT JEE, तो माय डैड, मेरे डैड जो थे ना, वो हमेशा मेरे लिए ऐसे बोलते कि तू पढ़ाई नहीं करता, तेरे स्कोर नहीं आते। ऑल्दो मतलब मेरे मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो नहीं करूँगा, आई एम फ्रॉम बोकारो झारखंड। तो बोकारो, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में जो टेस्ट सीरीज हुए थे, तो उसमें आई स्कोर्ड 2nd रैंक। बट डैड वाज लाइक कि वो तो फिर कोई बच्चा प्रिपरेशन ही नहीं किया होगा जो पेपर दे रहे होंगे। तो ऐसे पापा वाज ऑलवेज टॉकिंग द नेगेटिव अबाउट मी। तो अब ऐसे समझ लो कि मेरे डैड का हमेशा एक नेगेटिव, मतलब एक फोर्स मेरे ऊपर था विच वॉज ऑलवेज अगेंस्ट माई विल। ठीक है, जो मैं पसंद करता था उसके अगेंस्ट आता था। और उस टाइम पे उस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब थैंक्स टू डैड कि आज मैं अपने पापा की वजह से जो भी हूँ। ठीक है, डैड ने बहुत मुझे पुश किया है इस चीज़ के लिए। मैं अगर मैं क्लास में 1st या 2nd भी आ जाऊँ तो पापा कभी ऐसा नहीं कि वाह 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 बेटा तूने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं हुआ ऐसे मेरे साथ कभी। ठीक है, उस वजह से शायद मैंने और ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू किया। तो होता क्या है कि डैड मेरे पापा है, वो जब मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते थे तो 2 चीज़ें होती थी। या तो मैं उस पोटेंशियल एनर्जी को ब्रेक करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाऊं, और लफंगा बन जाऊं। ठीक है, मैं घूमता रहूं, जो मर्जी करता रहूं, पापा आपकी बात ही नहीं माननी और मैं कुछ नहीं। बट मैंने क्या किया, उस नेगेटिव फोर्स के अगेंस्ट अपने आप को होल्ड किया और अपना खुद का फोर्स लगा के अपना पोटेंशियल को और हाई करता चला गया। और सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो एग्जाम्स में जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सारा का सारा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया इन माय एग्जाम्स, नॉट बिफोर दैट। तो जब भी आप अपने पोटेंशियल एनर्जी को होल्ड करके रखते हो और उसको राइट चैनल में आप उसको पास करते हो, तब लाइफ सक्सेसफुल बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, तो वो एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है, वो स्टोर्ड रहती है। जब तक आप उसको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं करते हो वो काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जैसे डैम में होता है, डैम में भी पानी को आप होल्ड करके रखते हो और फिर उसको धीरे से डैम से एक चैनल से पास करवाते हो जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको अपने पोटेंशियल एनर्जी को होल्ड करके रखना, मतलब ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी इज द मोस्ट यूजफुल एनर्जी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है वो मेरे लिए कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाती है, जो आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करना, उसमें हमेशा ही लॉस होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जब भी वो काइनेटिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, तो वो काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही आता है हीट की वजह से और आलतू फालतू जगह में कन्वर्ट हो, मतलब वेस्ट हो जाता है। बट पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑलवेज बी स्टोर्ड। तो आप लोग हमेशा कोशिश करो अपनी लाइफ में जितने भी आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है उसको होल्ड करके उसके अगेंस्ट अपने पोटेंशियल, अपने पावर को डेवलप करते हुए उसको राइट चैनल में डालो और सक्सेसफुल बनो। बहुत लोग आपके पीछे बहुत बातें करेंगे, बहुत सारे
रिलेटिव्स आपके पीछे बातें करेंगे, बट लाइफ में बता देता हूं, अगर आप लोगों ने सही नॉलेज और अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को सही रखते हो, IIT JEE डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता, आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप लोग बस अपने नॉलेज को अप टू द मार्क रखना, कहीं ना कहीं जाके पहचान मिलेगी आपको, ठीक है। बट एनीवेज, तो अब क्या है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा मैंने ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें कर ली, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है, du इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सिस्टम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब जब भी, जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज है, इसके ऊपर सिस्टम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हुआ, सिस्टम फोर्स, और जब आप इसको dx डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ले जाओगे, dx डिस्टेंस, तो ये जितना भी dx है, तो F सिस्टम इंटू dx विथ ए माइनस सिंबल, ठीक है। अच्छा, ये ना माइनस F सिस्टम डॉट dx, ठीक है। तो माइनस F सिस्टम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस F सिस्टम इंटू dx, सो दिस बिकम्स योर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वी कैन ऑलवेज से F सिस्टम और फोर्स ऑफ द सिस्टम इज माइनस du बाई dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या लो या फॉर्मूला है, इसको आप समझ लो, ठीक है। अब अगर आप इस F सिस्टम को dq से डिवाइड कर दो, F बाई dq चार्ज के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, इक्वल्स टू माइनस du बाई dq होल डिवाइडेड बाई dx, तो ये बन जाता है आपका dv और ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई dx, ठीक है। यहां तक दिस इज वेरी जनरल, मतलब आप ये समझ लो ये किसी भी सिस्टम के साथ वैलिड है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, बाउंड फोर्स की बात करें, या फिर स्प्रिंग सिस्टम की बात करें, किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। ये मैंने स्पेसिफिकली यहां पे लिख दिया, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इट इज डिफाइंड एज, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing any charge from infinity to a certain point। तो ये उस certain point की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। देखो समझो कि लेट्स सपोज करो आपके पास एक क्यू चार्ज है इस पोजीशन पे, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जाती है। देखो यहीं पे ना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड होता है ऐसे कुछ, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी पढ़ना जरूरी होता है। जैसे जैसे ये फील्ड लाइन स्प्रेड आउट होता जाएगा, जैसे जैसे फील्ड लाइन स्प्रेड आउट होता जाएगा, इसका फोर्स धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो एकदम इन्फिनिटी पे जाके द फोर्स इज जीरो, इन्फिनिटी पे जाके फोर्स इज जीरो। तो उस जीरो फोर्स वाले जोन से अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल को यहां तक लाते हैं,
इस सर्टेन पॉइंट तक, तो जितना हमने वर्क डन किया dw उस इंफिनिटी से इस पार्टिकल को यहां तक लाने में, दैट एनर्जी कहीं तो स्टोर होगी ना, वो एनर्जी जाएगा कहां पे, जिस मोमेंट पे आप यहां से छोड़ दोगे वो काइनेटिक एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एनर्जी हम जितना वर्क हमने किया, वो जो एनर्जी लगी, वो एनर्जी ऐसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर। तो जब तक आप इसको होल्ड करके रखोगे यहाँ पे किसी तरह से फोर्स लगा के, तो इसके पास वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे रिलीज करोगे ये भाग जाएगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो वर्क डन है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब कुछ इसको ना इस तरह समझो कि बारिश के टाइम पे दिल्ली में ऐसे गटर से पानी बहने लगता है, ठीक है, ऐसे गटर से पानी बह रहा है, तो पानी का जो बहाव है, पानी का जो फोर्स है, वो उस गटर के मेन होल के पास काफी ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आईआईटी के पास, आईआईटी दिल्ली के पास मेरा ये मेन होल है जहां से पानी निकल रही है बहुत तेज, और ये पानी का जो फोर्स है वो धीरे धीरे जैसे जैसे दूर चले जाओगे, साउथ दिल्ली से आप थोड़ा ईस्ट दिल्ली की तरफ चले जाओगे, लक्ष्मी नगर साइड, ये फोर्स कम होता जाएगा। तो अगर हम लक्ष्मी नगर से एक पेपर बोट को लाते हैं इस पानी के अंदर, एक पेपर बोट लाए, तो पेपर बोट को वहां से नेहरू प्लेस तक लाने में थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा, बट उसी पेपर बोट को फोर्स लगा के इसके विसिनिटी में यहां पे लाने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इस पॉइंट तक लाने में। तो इस पॉइंट तक जो भी हमें वर्क करना पड़ा वो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जैसे ही छोड़ोगे वो उसको फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो वर्क डन है और ये जो पानी का जो फोर्स है, आप समझ लो कि यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है, ठीक है। तो जितना क्लोजर टू द सोर्स रहेगा उतना ही आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी क्लोजर टू द सोर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से डिफाइंड होती है। तो अब सवाल उठता है कि एक क्यू चार्ज के पार्टिकल को इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। या तो आप सिंपली इसी फॉर्मूले को यूज कर लो, du इज इक्वल्स टू माइनस f अपॉन dx, सॉरी f इंटू dx, या तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर लो, या फिर आप कुछ ऐसा करो कि ये चार्ज अभी कुछ x डिस्टेंस पे है और इस x डिस्टेंस से dx डिस्टेंस लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, अभी ये x डिस्टेंस पे है, तो हल्का सा dx डिस्टेंस इधर मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सिस्टम इस x डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो F सिस्टम विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर। ये तो हम लोगों ने सबने पढ़ा। तो आपको भी टेक्निकली इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो आपने जो वर्क किया, सिस्टम फोर्स ने उसका नेगेटिव वर्क किया, तो हम लोग कहेंगे वर्क डन dw और वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन ये जो सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, ये इसका नेगेटिव इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। मतलब जो F सिस्टम ने जितना वर्क किया, F सिस्टम ने जितना वर्क किया वो एक तरह से नेगेटिव वर्क किया। क्यों? क्योंकि आपने तो वर्क इधर किया जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बट सिस्टम ने जस्ट उसका नेगेटिव वर्क किया, तो उस नेगेटिव वर्क का नेगेटिव इज योर पोटेंशियल एनर्जी। सो dw इक्वल्स टू माइनस ऑफ F dx, सो माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर dx। अब ये वर्क डन जो है, अगर हम इसको कंप्लीट वर्क डन बनाना है तो हमें इसको कहां से लाना पड़ेगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू, अगर मुझे इस r पॉइंट का निकालना है, लेट्स से दैट सर्टेन पॉइंट इज एट r, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू r
इस सिस्टम को इंटीग्रेट करते ही जो एनर्जी आएगी, जो वर्क डन आएगा, दिस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट आर पॉइंट। तो देखो -1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। 1/x² का इंटीग्रल होता है -1/x, ठीक है, x टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय, सो अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर -2 dx will be x to the power -2 + 1 upon -2 + 1, so that is x to the power -1 upon -1, so this is -1/x। तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल, आपके पास बचेगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो बचेगा कैपिटल Q स्मॉल q by 4πε0 1/r -1/∞, -1/∞ 0, तो हम लिख देंगे 1/r। तो किसी भी r डिस्टेंस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्फिनिटी से किसी भी पार्टिकल को किसी r पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना होता है, दैट वर्क डन इज नोन एज माई पोटेंशियल एनर्जी। होप आपको ये पोर्शन अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन। एक Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये Q चार्ज है और यहां पे स्मॉल q चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इस Q चार्ज को पूरे ब्लैंक यूनिवर्स में और दूसरा कोई आसपास पार्टिकल नहीं है, इस Q चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इंफिनिटी से इस पॉइंट को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी 0, ठीक है। अब ये चार्ज आ गया और r डिस्टेंस पे दूसरा Q चार्ज को अगर हम लाते हैं, ये भी Q चार्ज है, अब इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, ठीक है। अब एक थर्ड पार्टिकल है, अब यहां पे भी एक Q चार्ज को इन्फिनिटी, ये दोनों आ चुका है, अब ये थर्ड पार्टिकल को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल को यहां तक लाने के लिए इन दोनों के बीच में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है और इन दोनों के बीच में जितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, इसका जो कॉम्बिनेशन है टोटल उतना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक लाने के लिए। तो इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r, और इधर से भी लाने में उतना ही, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इतना वर्क करना पड़ेगा इस पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी है इतना, और इन दोनों की वजह से जो बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी है इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इस पूरे सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में कितना एनर्जी चाहिए होगा, दिस प्लस दिस। तो अगर आप देखोगे जो टोटल एनर्जी है वो 3 टाइम्स ऑफ 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय r है। मतलब इनके बीच की एनर्जी, इनके बीच की एनर्जी और इनके बीच की एनर्जी। तो अगर आप ये 3 पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको इस सिस्टम को बिल्ड करने की टोटल एनर्जी मिल जाएगी, जिसको हम कहते हैं द सिस्टम एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल कॉम्बिनेशन। अगर किसी ने आपसे कहा कि एक सिस्टम है कुछ इस तरह से, कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q, इस सिस्टम को बिल्ड करने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, दिस एनर्जी
प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी एंड देन दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी। ये ये 6 एनर्जीज आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर्स वाले, तो हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्क्वायर बाय, अगर ये डिस्टेंस a मान लेते हैं, ये हो गया कॉर्नर वाले 4 एनर्जीज प्लस 2 डायगोनल वाले एनर्जीज इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्क्वायर बाय √2a, बिकॉज अगर ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, सो दिस डिस्टेंस विल बी √2a। तो इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में इतनी एनर्जी लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे, इसको थोड़ा सा और बेटर करेंगे। ठीक है, अगर आपसे किसी ने कहा कि बताओ इस तरह से एक हेक्सागन है, हेक्सागन का हर एक साइड लेंथ है a, ठीक है। अब इस हेक्सागन को बिल्ड करने में आपको कितना एनर्जी चाहिए होगा? अगर हर एक कॉर्नर पे आपके पास प्लस Q चार्ज है तो, अगर हर कॉर्नर पे प्लस Q चार्ज है तो कितना एनर्जी आपको स्पेंड करना पड़ेगा? तो सिंपल 6 टाइम्स ऑफ दिस एजेस, 6 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई a, ये हो गया एजेस का। ठीक है, देन 1 2 3 मीडियम डायगोनल्स। ठीक है, 1 2 3, तो 6 टाइम्स ऑफ, ठीक है, आप इसको मीडियम साइज डायगोनल्स कह सकते हैं या कोड्स कह सकते हैं। 6 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। देखो, अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, सो दिस इज 120 डिग्री, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। और अगर ये 30, ये a है, तो ये a cos 30, दैट मीन्स a √3/2, और इधर से आ जाएगा a √3/2, तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा a √3। ये हो गया 6, और फाइनली आएगा आपके पास एक लॉन्गेस्ट डायगोनल 1, लॉन्गेस्ट डायगोनल 2 और लॉन्गेस्ट डायगोनल 3। तो 3 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय 2a। देखो, ये डिस्टेंस 2a है, बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ a है और ये लेंथ भी a है। तो ज्योमेट्री में तो नहीं जाएंगे, बट दैट लेंथ विल बी 2a। तो ये हो जाएगी इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब इस सवाल को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपसे कहा कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम में ये Q और ये Q है, ठीक है, ये एक चार्ज इंटैक्ट है, ऐसा बना हुआ है, और हर एक चार्ज के पास एक मास है स्मॉल m एंड स्मॉल m। ठीक है, ये मास है। अब जैसे हम इस सिस्टम को छोड़ देंगे, ये बिखर के निकल जाएगा बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन ये टूट के अलग हो जाएगा। टूट के जब अलग हो जाएगा तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब ये एक दूसरे से इनफाइनाइटली दूर होंगे तो हर एक पार्टिकल के पास
कितनी एनर्जी होगी और कितना, और इनफैक्ट हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, सिंपल। ठीक है, तो देखो जस्ट बिकॉज एग्जैक्टली सिमेट्रिकल सिस्टम है, मतलब सबके पास चार्ज q और मास m है, तो तीनों की वेलोसिटीज v और v इस डायरेक्शन में होगा, सब तीनों के पास सेम वेलोसिटी होगी। अगर एक का भी मास थोड़ा डिफरेंट है तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना पड़ेगा, बट अभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ नहीं जाते हैं, अभी देखते तीनों जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगा। तो देखो अगर तीनों इन्फिनिटी पे चले गए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द इन्फिनिटी, मतलब सबके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर सबके बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो सबकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया तो सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्क्वायर बाई, अगर ये डिस्टेंस a है, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा उन सबकी वेलोसिटी इतनी होगी। अगर किसी ने आपसे पूछा कि ठीक है ये पार्टिकल अभी a डिस्टेंस पे था और जब म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से इनके बीच का डिस्टेंस 3a हो गया, तो बताओ कि इनकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये 3a हो गया। तो ओके, हम लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई a। ये इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और हम कंसीडर करें तीनों का मास सेम है तो सेम काइनेटिक एनर्जी सबके पास होगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, टाइम्स 3 तीनों का, प्लस जब वो 3a डिस्टेंस पे होगा उसके पास तब भी तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 3a। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे जो वेलोसिटी आएगा वो उस पार्टिकल, तीनों पार्टिकल्स की इंडिविजुअल वेलोसिटीज होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के जगह पे किसी ने आपको 4 चार्ज सिस्टम दे दिया या हेक्सागोनल चार्ज सिस्टम दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी एट एनी गिवन डिस्टेंस, अगर कुछ सिस्टम दिया हो तो निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा और सिस्टम एनर्जी के बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट करके लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अब ड्रॉप कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वो बच्चे जिनको कोचिंग नहीं मिल पाता है, वो बच्चे भी जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक, आज के लिए थैंक यू।